नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं आप सबके साथ IRFC के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा खासा अप मूव हमको दिखाया है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 27 मार्च को इसने लो बनाया था 25 रुपीज़ का। उसके बाद इसने आपको सिर्फ 38 डेज के अंदर को 41% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत ही बड़े रिटर्न बन के आता है। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें तो इसने पिछला जो हाई लगाया था वो 36 रुपीज़ का लगाया था और वहां से फिर डाउन होते होते इसने 118 दिन के अंदर आपको 30% का डाउनफॉल दिखाया। तो डाउनफॉल भी काफी अच्छा खासा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 200 का डीएमए जो है, ये जो येलो लाइन आपको दिख रहा है, ये जो येलो लाइन आपको दिख रहा है, ये 200 डीएमए है, यानी 200 दिन का मूविंग एवरेज, यानी 200 दिन के प्राइजेस को प्लस करके 200 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये मूविंग एवरेज आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और वहां से बहुत अच्छा रिटर्न हमको देखने के लिए मिला। और अगेन ये 36 को टच करने के बाद हमको आपस से नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो ये हम सिंपली बोल सकते हैं कि नॉर्मल सा एक करेक्शन है, क्योंकि ये अपने प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। आप देख सकते हैं लास्ट टाइम जब इसने रेजिस्टेंस लिया था, यानी जहाँ पे ये हिट करके वापस आया था, वो आपका 37 रुपीज़ था। वहां से नीचे आया, सेकेंड रेजिस्टेंस इसने, पहला रेजिस्टेंस यहाँ फेस किया, सेकेंड रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं वो भी 36 पर ही है, वहां आगे इसने फेस किया, फिर नीचे आते आते यहाँ पे सपोर्ट लिया और तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो अगेन इसने 36 के आसपास ही कहीं ना कहीं फेस किया है और वापस से ये नीचे आ रहा है। तो अब अगर हम देखने का ट्राई करें तो स्टॉक में हम अभी क्या कर सकते हैं, अभी हमको, अगर आपने ऑलरेडी स्टॉक बाय करके रखा हुआ है तो अभी सेल करने का मौका नहीं है। अभी या तो आप होल्ड कर सकते हैं या स्टॉक अगर थोड़ा और नीचे आ जाए तो उसको हम और बाय कर सकते हैं। अब ये नीचे कितना आ सकता है उसके लिए हमको नेक्स्ट लेवल देखना पड़ेगा कितना पे आता है। तो सिंपली मैं हमें प्राइस एक्शन के बेसिस पे बनाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये पहला वाला जो लाइन था ये हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर मैं सपोर्ट ढूंढने का ट्राई करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे 31 के आसपास एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं उसने कितनी बार यहाँ पे लिया, एक बार यहाँ पे उसने सपोर्ट बनाया, यहाँ पे उसने हल्का सा ब्रेक किया, फिर वापस यहीं पे गया, यहाँ पे उसने हल्का सा सपोर्ट की तरह काम किया, लेकिन फिर उसको ब्रेक डाउन देके नीचे आया और यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद फिर से वो ऊपर गया। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं 31 से लेके 28 तक अगर हम रेंज एक पकड़ ले तो ये हमारा काफी अच्छा खासा एक सपोर्ट बन के आता है। तो अभी अगर स्टॉक को देखें तो वो 32 पे चल रहा है। दोस्तों 32 एक बहुत सही जोन पे आ गया है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं और अगर थोड़ा वेट कर सकते हैं तो जहां तक मुझे लगता है 28 या 29 के आसपास उसको आना चाहिए, उस जगह पर आएगा तो मैं भी थोड़ा सा इसमें बाइंग करूंगा। ऑलरेडी मैं इसमें बाय कर चुका हूँ और मैंने बाय किया था लगभग इसमें 21, यहाँ पे बाय किया था मैंने। तो उस टाइम पे जो मैंने बाय किया था, वो जो डिसीजन मैंने लिया था वो क्यों लिया था उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और क्या वो डिसीजन अभी चेंज हो गया है, यानी वो जो क्राइटेरिया था अभी चेंज हो गया है ना, अभी भी इंटैक्ट है, उसके बारे में मैं भी बात करने वाला हूँ। तो टेक्निकली तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि अभी जिस पोजीशन पे ये स्टॉक है वो बहुत ही अच्छा पोजीशन है। हम चाहे तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, या अगर हम थोड़ा पेशेंस दिखाएं तो शायद हमको 28 29 पे मिले, उस टाइम पे हम अच्छा खासा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं 30 के आसपास हमारा जो है ये ग्रीन और वाइट जो लाइन है, ये हमारा 100 डेज और 50 डेज का मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो सपोर्ट लेगा, तो वहाँ पे हम आराम से अच्छा खासा बाइंग कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा दिया। अब एक बार देख लेते हैं कि फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। ओके दोस्तों, तो ये मैंने टिकर टेप में इसका ओपन कर लिया। यहाँ पे हम इसके कुछ नंबर्स, इसके कुछ फंडामेंटल्स नंबर आराम से देख सकते हैं। तो पहले अगर मैं ओवरव्यू इसका दिखा दूं तो आप देख सकते हैं ये फाइनेंशियल्स की कंपनी है, यानी एक एनबीएफसी की तरह काम करती है, जो कि सरकार के अंदर पूरी तरीके से आती है। अब इसका मेन काम क्या है दोस्तों, रेलवे में जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं उन सबको फाइनेंस करने का काम जो है वो आईआरएफसी का ही है। अगर इस बिजनेस मॉडल में देखें तो एनपीए होने का चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि इसमें इसको बैकअप जो है वो सरकार दे रही है। तो सरकार खुद डिफॉल्ट कर जाएगी तो ये सरकार के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, प्लस इंडिया का भी हमारा नाम खराब हो सकता है। तो इस वजह से कुछ भी हो जाए, इसको जो भी लोग लोन देंगे वो एनपीओ तो साबित बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो ये 42,000 करोड़ का है, यानी ये मिड कैप में आता है। और अगर हम इसका वॉलेटिलिटी देखें तो ये निफ्टी के कंपैरिजन में लगभग 3 गुना वॉलेटाइल है। यानी निफ्टी अगर आपको 1% का रिटर्न देगी तो ये आपको 3 गुना रिटर्न देगा, 3% का देगा। वहीं अगर निफ्टी 1% गिरेगा तो ये भी लगभग आपको 3% गिरता हुआ नजर आएगा। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर स्टॉक अच्छा है और ज़्यादा वॉलेटाइल है तो उसमें हमको रिटर्न काफ़ी अच्छा खासा मिल सकता है। अब अगर इसका मैं ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर प्राइस टू अर्निंग देखूँ तो वो ओनली 6 पे हमको मिल रहा है। तो 6 का प्राइस टू अर्निंग दोस्तों बहुत ही काफ़ी फेयर वेरिएशन हम बोल सकते हैं, हम अंडर वैल्यूड भी बोल सकते हैं। लेकिन हमको सिर्फ प्राइस टू अर्निंग देख के डिसीजन नहीं लेना होता है। दूसरा अगर जो हम रेशियो देख सकते हैं वो है प्राइस टू बुक रेशियो। अब किसी भी एनबीएफसी का हो या कोई बैंक का हो, उसको उसका वैल्यूएशन चेक करने के लिए प्राइस टू बुक रेशियो को बहुत ज़्यादा चेक किया जाता है।
तो आप देख सकते हैं इसका ओनली 1.02 का मिल रहा है, यानी जितना इसका बुक वैल्यू है उतने ही बुक वैल्यू पे हमको ये शेयर भी मिल रहा है फिलहाल खरीदने के लिए। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी बैंक हो, एरा गैरा नत्थु खैरा, कोई भी बैंक हो, कोई भी एनबीएफसी हो, उनको लगभग 2 टाइम्स प्राइस टू बुक तो मिलता ही है। तो अगर इसको भी हम अगर 2 टाइम्स को पकड़ के देखें तो हमको सिंपली दिखाई देता है कि 32 से आराम से ये 64 तक जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस इसके पास है, यानी यहाँ से भी ये हमको डबल करके दे सकता है। तो दोस्तों ऐसा तो कोई बात नहीं है कि अगर डबल कर सकता है तो बाकी लोग को भी तो नजर आ रहा होगा, तो वो लोग क्यों नहीं खरीद रहे? तो वो वैसा रीजन क्या हो सकता है उसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो भी 1 पे है, काफी अच्छा खासा हमें कंफर्टेबल लेवल से मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड अगर देखें तो 4.67% का है, ये भी काफी अच्छा है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक में अगर हमको 4-5% का डिविडेंड मिले तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आजकल एफडी भी आपको 7 से 8% का मिल रहा है, और स्टॉक में अगर आपको 4 से 5% का डिविडेंड रिटर्न मिल जाए, साथ में स्टॉक भी कुछ परफॉर्म कर जाए, तो बहुत अच्छा रिटर्न हमको मिला के बन सकता है। अब यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग 14 है और इसका ओनली 6 है। सेक्टर का प्राइस टू बुक लगभग 2.38 है, इसका ओनली 1 है। सेक्टर का डिविडेंड यील्ड 1% से भी कम है और इसका 4.67% है। तो नंबर्स में तो काफी अच्छा हमको तगड़ा नजर आ रहा है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रहा है? तो दिक्कत यहाँ पे जहां तक मैं समझ पाता हूँ वह मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके लिए हमें आना पड़ेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो इसका 86.36% होल्ड कर रही है। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि सेबी के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो उसे अपना जो स्टेक है वो 75% से नीचे लाना होता है। तो आप देख सकते हैं फिलहाल जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो 86% है, यानी इनको ये स्टेक को कम करके 75 तक लाना है। यानी इन्हें कितना स्टेक बेचना पड़ेगा? लगभग 11% से ज़्यादा इनको बेचना पड़ेगा। तो अब दिक्कत कहाँ पे आता है? स्टेक बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि सरकार अगर ऑफर फॉर सेल लेके आती है, यानी ये जो एक्स्ट्रा जो इनके पास शेयर बचे हुए हैं उनको अगर बेचना है, तो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि सरकार इसको सस्ते दाम पे बेच दे। मान लीजिए स्टॉक का प्राइस अभी 32 पे चल रहा है और सरकार कल को ऑफर लेके आती है कि नहीं हम इसको 22 में बेच देंगे, तो उस टाइम पे जो करंट होल्डर शेयर होल्डर्स यानी हम और आप अगर होल्ड कर रहे हैं तो हमको वो नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस कंपनी का वैल्यू हमने जितने खरीद के रखा है उसके नीचे पे इसको सेल किया जा रहा है। तो इसी एक बहुत बड़े रीजन की वजह से ज़्यादातर लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, यानी जो FIIs DIs जो है वो ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, और ज़्यादातर स्टॉक जो फिलहाल प्रमोटर और रिटेलर्स के पास भी है। लेकिन ये कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है, हम अगर थोड़ा सावधानी के साथ इसमें ट्रेड करें, इसे पोजीशन ले, तो इसमें अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। जैसे कि पिछले कुछ महीनों में 50 to 60% का रिटर्न काफी अच्छा सा कमाया है, और साथ ही साथ डिविडेंड यील्ड का फायदा भी लिया है। आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ओनली 1% होल्ड कर रहा है, बीच में 2% होल्ड कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी सेल करना स्टार्ट कर दिया है। DIS का देखिए तो उनके पास भी 1.25% ही है, और FIs का देखिए तो उन्होंने हल्का हल्का स्टेक बढ़ाना शुरू किया है, 1% से 1.14% पे उन्होंने इंक्रीज किया है। और रिटेलर्स के पास देखिए तो उनके पास लगभग 9.87% है, यानी प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा जो स्टेक है वो रिटेलर्स के पास ही है, और ये कोई बहुत अच्छा न्यूज नहीं है। लेकिन बाकी चीज जो भी कंपनी में है काफी अच्छा है। अगर हम लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें तो इसमें धीरे धीरे करके आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, एक बार में बहुत सारा पैसा नहीं लगा देना है। जब जब हमको बहुत बड़ा डाउनफॉल मिलेगा तब तब थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहिए और आपको अच्छा खासा रिटर्न इसमें मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, IRFC के शेयर के बारे में बस मुझे इतना ही बात करना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे ही मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक कोई डीमेट अकाउंट नहीं खोला है, डिस्क्रिप्शन में जाके जीरोधा का डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।